Chapters 1397 Switching Souls with Ying Wuzi, 1398,000 Transformations Ancestor, 1399 Selling Year Beasts, 1400 Year Beast Army. Chapter Start. Chapter 1397 Switching Souls with Ying Wuzi. उसके लहराते काले बाल उसके कंधों तक आ रहे थे। उसकी नाक ऊंची थी, होठ आरी की तरह तेज, और इस वक्त उसने अपने होठों को हल्का सा भींच रखा था, जिससे एक ठंडा और कूल सा अंदाज झलक रहा था। ये यिंग वूजी की रूह थी। ए फ्लैट, वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को छोड़ चुका था, उसकी रूह हवा में तैर रही थी। यह बॉडी? यिंग वूजी ने तेवर चढ़ाए, अपने सामने रखे बर्फ के ताबूत को देखते हुए। ये बर्फ का टीए बूट हर वक्त ठंडी एनर्जी छोड़ रहा था, ये क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था, और उसके अंदर एक गु इमॉर्टल बैंड थी। उसका जिस्म छोटा और नाजुक था, वो एक छोटी लड़की जैसी थी जिसने फूलों वाली हरी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके कानों में दो मोतियों के झुमके लटक रहे थे, जैसे मोतियों के अंदर पानी भरा हो, हिलने पर उनके अंदर हरी लहरें उठती थी। उसकी ईयरिंग बैंड थी। बाइनिंग बिंग ने यूज बर्फ में सील कर दिया था, यहां तक कि उसके दिमाग के ख्याल भी जम गए थे। उसकी जिंदगी उनके हाथों में थी। यह फीमेल इमॉर्टल कोई और नहीं बल्कि वेस्टर्न डेजर्ट की गु इमॉर्टल थी, जो अनजाने में फैंग युआन से तुरंत भागी नहीं और बाइनिंग बिंग के हाथों पकड़ी गई। फेरी स्वेबो। यिंग वूजी की हिचकी चाहत देखकर फैंग युआन ने यूज उकसाया, इस सिचुएशन में हम तुम्हारे लिए दूसरी सूटेबल बॉडी कहां से ढूंढेंगे? अभी के लिए इसी से काम चलाओ। यिंग वूजी ने सर हिलाया। साई, यही एक रास्ता है, चलो शुरू करते हैं। फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक रैंक 7 इमॉर्टल गु उसके हाथ से उड़कर निकला। यह इमॉर्टल गु ऐसा था जैसे हंस का अंडा, पारदर्शी, और बाहर से उसके अंदर जड़े की रोशनी देखी जा सकती थी। जब ये पास आया तो फैंग युआन को इस इमॉर्टल गु से निकलती हड्डियां गला देने वाली ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक बर्फ के ताबूत की सर्दी से अलग थी। बर्फ के ताबूत की सर्दी हड्डियों में चुभने वाली थी, लेकिन इस इमॉर्टल गु की ठंडक सीधे रूह पर असर करती थी। इस इमॉर्टल गु के बाहर आते ही यिंग वूजी की रूह कांप उठी। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग चुपचाप देख रही थी, उसकी नजर इस रैंक 7 इमॉर्टल गु पर टिकी हुई थी। ये चेंज सोल इमॉर्टल गु है? बाइनिंग बिंग ने मन में सोचा। हाँ, ये वही चेंज सोल इमॉर्टल गु था। इस इमॉर्टल गु का इतिहास काफी उलझा हुआ था। इसे सबसे पहले स्पेक्ट्रल सोल के फर्स्ट जनरेशन स्प्लिट सोल ग्रीन ने रिफाइन किया था। उसके बाद ये स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी मो याओ के पास गया। अपने प्रेमी बोकिंग को बचाने के लिए मो याओ ने चेंज सोल का इस्तेमाल करके अपनी रूह बोकिंग से बदल ली। बोकिंग की बची कुची रूह को शैडो सेक्ट ने बचा लिया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अर्थ अबिस में छिपा दिया। उन्होंने यूज ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी थी कि आखिर में वो हेवनली कोर्ट के हाथों पकड़ा गया। इस बीच मो याओ की बची कुची रूह बोकिंग के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर रह गई, और चेंज सोल इमॉर्टल गु, साथ हाई बोकिंग के स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गु, सब वहीं छूट गए। इसके बाद फैंग युआन फॉलिंग हेवनली रिवर में गया और मो याओ की विल का इस्तेमाल करके कुछ इमॉर्टल गु को बाहर निकला, जिसमें चेंज सोल इमॉर्टल गु भी था। लेकिन भले हाई फैंग युआन ने विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके इन इमॉर्टल गु को रिफाइन कर लिया था, यूज चेंज सोल इमॉर्टल गु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो तब पता चला जब स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंस विल ने फैंग युआन को गाइड किया और यूज सोल स्विच करने के लिए एक पावरफुल किलर मूव दिया, तब जाकर फैंग युआन को इसके इफेक्ट के बारे में पता चला। फैंग युआन ने सपने में अपनी सोल स्विच की और सबसे क्रूशियल मोमेंट पर यंग वूजी की बॉडी पर कब्जा कर लिया। उसने सफलतापूर्वक स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ साजिश रची और सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गु छीन लिया। ये कह सकते हैं कि यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान शैडो सेक्ट पूरी तरह से हार गया और फैंग युआन ने अपने लिए बाजी पलट दी। इस चेंज सोल इमॉर्टल गु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और अब यह इमॉर्टल गु एक बार फिर इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इस बार फैंग युआन शैडो सेक्ट से निपट नहीं रहा था, बल्कि उसकी मदद कर रहा था। वो तो खुद शैडो सेक्ट का लीडर बन गया था। जिंदगी के खेल वाकई अजीब हैं। इससे पहले, चाहे फैंग युआन हो या शैडो सेक्ट, किसने सोचा था कि ऐसा अंजाम होगा? चेंज सोल के असर से यिंग वूजी की रूह और फेरी स्वेबो की रूह आपस में बदल गई। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? फेरी स्वेबो की रूह बर्फ के टीए बूट से निकली और जाग गई, डर से चीखते हुए। लेकिन उसके पास बॉडी नहीं थी। भले ही उसकी रूह चीख रही थी, लेकिन एक इंसान के कान तक सिर्फ बेमतलब की चीखें ही पहुंचती। ऑफ कोर्स फैंग युआन उन्हें समझ सकता था। उसके पास सोल लैंग्वेज गु वॉर्म्स दी, वो मॉर्टल गु दी, और उसके पास उनकी एक बड़ी क्वांटिटी थी जो यूज पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से विरासत में मिली थी। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया।
उसने फेरी स्वेबो की रूह की तरफ हाथ लहराया। फेरी स्वेबो को एक ऐसी ताकत महसूस हुई जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकती थी, और वो फैंग युआन के हाथ की तरफ खींची चली आई। नहीं! वो जोर से चीखी, उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि बाइनिंग बिंग ने भी अपने तेवर चढ़ाए। अगले हाइपैल, फैंग युआन ने अपने तरीके से यूज सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर डाल दिया। भले ही बाइनिंग बिंग ने फेरी स्वेबो की सोल सर्च कर ली थी और उसके पास कोई राज नहीं बचा था, उसकी गु इमॉर्टल रूह खुद भी इस्तेमाल की जा सकती थी। डांग माउंटेन उसके इस्तेमाल का एक इफेक्टिव तरीका था। गु इमॉर्टल रूह, खासकर ह्यूमन गु इमॉर्टल रूह जिनका कल्टिवेशन लेवल ऊंचा होता है, उनकी नींव ज्यादा गहरी होती है। जब उन्हें डांग माउंटेन पर पटका जाता है तो गट्स गु ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। लेकिन अब फैंग युआन के पास उससे निपटने के दूसरे तरीके भी थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस का शुक्रिया, उसके अंदर कई सोल पाथ मेथड्स रिकॉर्ड किए गए थे। उनमें से एक था गु इमॉर्टल की रूह को इंसानी शक्ल के सोल बीस्ट में रिफाइन करने का तरीका। फेरी स्वेबो, रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल के साथ, एक एंशिएंट सोल बीस्ट बन जाती। अगर फैंग युआन यूज सोल बीस्ट में रिफाइन कर देता तो उस किसी भी एंस्लेवमेंट पाथ मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, वो उस अपनी पूरी वफादारी के साथ अबे करवा सकता था। शैडो सेक्ट का लीडर बनने के बाद फैंग युआन का सबसे बड़ा फायदा मेथड्स और किलर मूव्स में था। भले ही वहां बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स और इमॉर्टल गुद, उनकी टोटल वैल्यू फिर भी कम थी। लेकिन इन मेथड्स को असली बैटल स्ट्रेंथ में बदलने के लिए वक्त की जरूरत थी। और फैंग युआन अब दुश्मनों के पीछे पड़ने का सामना कर रहा था, उसके पास वक्त की कमी थी। फेरी स्वेबो की रूह को दबा दिया गया और फैंग युआन ने चेंज सोल इमॉर्टल गु को स्टोर कर लिया। इस समय बाइनिंग बिंग ने फेरी स्वेबो को बर्फ के ताबूत से बाहर निकला, या यूं कहें, फेरी स्वेबो के जिस्म के अंदर यिंग वू जी था। बहुत ठंड है, यिंग वू जी बड़बड़ाया, वो अभी भी बर्फ से ढका हुआ था। बाइनिंग बिंग ने हाथ लहराया, यिंग वू जी के जिस्म पर जमी बर्फ गायब हो गई। यिंग वू जी ने शुक्रिया अदा किया और उसके बाद फैंग युआन से ढेर सारे गु वॉर्म्स लिए। उस बड़ी मात्रा में मोर्टल गु और इमोर्टल गु मिले, साथ ही इमोर्टल एसेंस स्टोन्स भी। तुम अब भी चाहते हो कि मेन लीड सोल इनटू ड्रीम इस्तेमाल करूं? यिंग वू जी ने इन गु वॉर्म्स को देखा और हैरान हो गया। ले लो, मुझे लीड सोल इनटू ड्रीम के बारे में पहले से पता है। यह किलर मूव बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं इसे थोड़े टाइम में मास्टर नहीं कर सकता। हमें पहले हेवनली कोर्ट के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव ने हिट किया था, हमें तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, फैंग युआन ने शांति से कहा। यिंग वू जी ने गहराई से सर हिलाया, उसकी ऊँगली चमक रही थी जब उसने अपनी मुठियां भींची। सेक्ट लीडर, आप सही हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बाइनिंग बिंग की ईद में शक का भाव था। भले ही यिंग वू जी ने अपना मराल वापस पा लिया था, उसकी पर्सनैलिटी बदली हुई लग रही थी। फैंग युआन ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन वो समझ गया। विजडम पाथ में थॉट्स, विल्स और इमोशंस होते हैं। यिंग वू जी पहले डिप्रेस था, लेकिन उसका फाइटिंग स्पिरिट जागने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बदल गई थी, यह नेचुरल था। सेक्ट लीडर, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हमें बताइए। भले ही हम हेवनली कोर्ट पर अटैक कर रहे हों, मैं आपके पीछे चलूंगा। इन राइचस पाथ के कमीनों की ऐसी की तैसी, मैं उन सबको मार डालूंगा। यिंग वू जी ने अपने बाजू लहराते हुए कहा, वो हद से ज्यादा एक्साइटेड था, उसकी भारी भरकम चाटी इसके जवाब में ऊपर नीचे हो रही थी। फैंग युआन ने सोचा, हेवनली कोर्ट का पीछा करना है वो प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करना चाहता हूं। वो लोग हमारी इन्फॉर्मेशन से सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, वो जिन गु इमॉर्टल्स को भेजेंगे वो डेफिनेटली हमारे लिए झेलना बहुत मुश्किल होगा। फैंग युआन ने ये सोचते हुए अपने तेवर चढ़ाए। यूज फंग जिउगे का ख्याल आया। फंग जिउगे ने कहा था कि वो फैंग युआन और बाकी लोगों से इसलिए मिला क्योंकि वो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से रिलेटेड एक इमॉर्टल गु का पीछा कर रहा था। लेकिन उनका मिलना अजीब तरह से एक इत्तेफाक था। क्या फंग जिउगे हेवनली कोर्ट का बैकअप प्लान था? ऐसा लग रहा था, पर पूरी तरह से नहीं भी। फैंग युआन ने उनकी जगह खुद को रखकर सोचा, अगर मेन हेवनली कोर्ट होता तो मेन शैडो सेक्ट की बची कुची फोर्सेस से निपटने की पूरी कोशिश करता और एक डिसाइसिव ब्लो देता। फंग जिउगे को भेजना एक खराब डिसीजन लगता है। फैंग युआन को यह समझ नहीं आया। हेवनली कोर्ट से गलती होने का चांस बहुत कम था। हेवनली कोर्ट ने शैडो सेक्ट से 2 बार मुकाबला किया और दोनों बार जबरदस्त असर डाला। पहला ये टियन माउंटेन की लड़ाई में और दूसरा जाइंट ड्रीम रेल्म की लड़ाई में। यह दोनों क्रूशियल लड़ाइयां थी। हेवनली कोर्ट के दखल की वजह से शैडो सेक्ट हार गया और स्पेक्ट्रल सोल का लाखों साल का प्लान बर्बाद हो गया। मेन शैडो सेक्ट का लीडर बना और हेवनली कोर्ट ने तुरंत एक लापरवाही भरी गलती कर दी।
नहीं, कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फैंग युआन ने मन हाय मन सोचा। उसी समय वेस्टर्न डेजर्ट की रीजनल वॉल से कोई बाहर निकला। उसका का लंबा था, तीखी भुएं और चमकदार ईंटें। उसके चेहरे पर एक गर्माहट थी और उसका अंदाज बड़ा ही शालीन था, जिसे देखकर लोग उसकी तरफ खींच जाते थे। ये फंग जिऊ गे था। ऐसे रैंक 8 इमॉर्टल गू के साथ रीजनल वॉल पार करना अब लाखों गुना आसान हो गया है। फंग जिऊ गे ने पीछे देखा, पहले का मंजर याद करते हुए। डू हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स अचानक प्रकट हुए और उन्होंने फंग जिऊ गे और वू योंग की लड़ाई रोक दी। हेवनली कोर्ट ने सदर्न बॉर्डर के राइचिस पाथ के गू वॉर्म्स लौटा दिए, और क्योंकि वू योंग पहले से ही जख्मी था, उसने इस नतीजे को स्वीकार कर लिया और चला गया। फंग जिऊ गे, तुम पहले ही कसम ले चुके हो, अब से जाओ और फैंग युआन और शैडो सेक्ट का पीछा करो। ये रैंक 8 इमॉर्टल गू तुम्हें उधार दिया जा रहा है। भविष्य में जब तुम रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का सामना करोगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फैंग युआन के खिलाफ तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने फंग जिऊ गे को निर्देश दिया। फंग जिऊ गे कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की निगाहें गहरी थी। फैंग युआन एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन है, यूज मारना जरूरी है। लेकिन सिर्फ यूज मारना काफी नहीं है। रेड लोटस डेमन वेनरेबल का चुना हुआ मोहरा फैंग युआन है। फैंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है और अब वो शैडो सेक्ट का लीडर है। वो जरूर रिवर ऑफ टाइम की तरफ जाएगा और रेड लोटस की असली विरासत पाने के लिए स्टोन लोटस आइलैंड्स को ढूंढेगा। रेड लोटस डेमन वेनरेबल की असली विरासत रिवर ऑफ टाइम में बहुत गहरी छिपी हुई है, ये बेहद गोपनीय है। फैंग युआन का पीछा करो और यूज रेड लोटस की असली विरासत ढूंढने पर मजबूर करो, और फिर यूज रेड लोटस की असली विरासत के साथ ही नाश्त कर दो। फंग जिऊ गे की निगाहों में एक चमक आई। आखिरकार वो हेवनली कोर्ट का असली मकसद समझ गया। फैंग युआन, रेड लोटस की असली विरासत। हकीकत में वापस आकर फंग जिऊ गे ने बड़बड़ाते हुए आसमान में उड़ान भरी, सीधे उस जगह की तरफ जहां फैंग युआन और बाकी लोग छिपे हुए थे। चैप्टर 1398 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर। सूरज आग उगल रहा था, उसकी किरणें अनगिनत तीरों की तरह इस शानदार रेगिस्तान पर बरस रही थी। इस रेगिस्तान पर रेत के अनगपे छोटी ई की मात्रा नतबट बने हुए थे। रेत से बने इन बूटों की शक्लें इंसानों या जानवरों जैसी थी, कुछ लड़ रहे द तो कुछ लेते हुए द, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। रेत के बट छोटे बड़े हर साइज के द, लेकिन सबसे छोटा बट भी कई फीट ऊंचा था। अनगिनत बूटों ने मिलकर रेत के बूटों का एक जंगल बना दिया था। ये एक जबरदस्त नजारा था। ये था मिरियड स्टैचू डेजर्ट। ये रेगिस्तान बहुत बड़ा था। इसमें अनगिन रेत के बर्दर वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में हर कोई इसके बारे में जानता था। इसका इतिहास बहुत पुराना था। यह ओल्डन एंटिक्विटी एरा में बना था और 10 लाख सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ था। यह रेगिस्तान इंसानी इतिहास की एक खास इंपॉर्टेंट घटना से बना था। यह रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का दौर था। यहाँ इंसानों और वेरिएंट ह्यूमंस के बीच एक भयानक जंग लड़ी गई थी। 100 दिन और रात के बाद खून की नदियां बह गई थी, जो लगभग समुंदर बनने वाली थी। इस दौर में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ हाई मेन स्ट्रीम पाथ था। जंग में इंसानों ने एक ऐसी जीत हासिल की थी जिसमें उनका खुद का बहुत नुकसान हुआ था। चाहे इंसान हो या वेरिएंट ह्यूमंस, यहाँ बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स मारे गए थे। उनके इमॉर्टल फीटसेस ब्लेस्ड लैंड्स में बदल गए, उनके डाउ मार्क्स फैल गए और उन्होंने यहाँ का एनवायरनमेंट बदल दिया। धीरे धीरे यह मिरियड स्टैचू डेजर्ट बन गया। रेत अपने आप हरकत करती थी, हर साल पेड़ों की तरह धीरे धीरे बढ़ती थी और आखिर में बड़े बड़े बूटों में बदल जाती थी। ये इस महान युद्ध का स्थान था जहां अलग अलग नस्लों ने दिन रात लड़ाई की, अनगिनत जिंदगियां खत्म हुई। लेकिन किस्मत और मुसीबत साथ साथ आते हैं। ये जगह अब रिसोर्सेज से भरी होने के कारण कल्टिवेशन के लिए एक जन्नत बन गई थी। हर रेत का बट, अगर वो कम से कम 60 फीट ऊंचा हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स से भरा एक इमॉर्टल मटेरियल था। यहां अब कोई ब्लेस्ड लैंड्स नहीं बचे थे। 10 लाख सालों के बाद यह ब्लेस्ड लैंड्स या तो ट्रिब्यूलेशन से नाश हो गए या गू इमॉर्टल्स ने अन पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहां अनगिनत जंगली गू वॉर्म्स और यहां तक कि जंगली इमॉर्टल गू भी थे। यहां कोई भी लापरवाही से कदम नहीं रखता था, क्योंकि यहां का एनवायरनमेंट डाउ मार्क्स से इतना घना था कि मॉर्टल्स इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकते थे। ये उनके लिए बहुत खतरनाक था। जहां तक वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स की बात है, वो भी यहां आने पर रास्ता बदल लेते थे, सिर्फ एक शख्स की वजह से। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर। यह रैंक 8 गू इमॉर्टल, जो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में एक्सपर्ट था, यहां 1000 सालों से था।
रैंक 8 की ताकत हर किसी को उससे पंगा लेने से रोकती थी। मिरियड स्टैचू डेजर्ट 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का इलाका था। कोई भी गू इमॉर्टल जो उसकी इजाजत के बिना घुसता, यूज एक रैंक 8 के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता। रेगिस्तान के बहुत नीचे मिरियड स्टैचू पलस में। पलस के अंदर गहराई में एक अजीब अंधेरे कोने से एक दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने अपना सर उठाया और चीखा। वो बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा था, उसका चेहरा खौफनाक था। जब भी वो चिल्लाता, साउंड वेव्स को बाहर फैलते हुए देखा जा सकता था। लेकिन जब ये साउंड वेव्स पैलेस की दीवारों से टकराती, तो वहां रोशनी का एक पर्दा सा बन जाता जो सारी साउंड वेव्स को तेजी से सोख लेता। इन दीवारों के अलग थलग होने की वजह से 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की कोई भी हलचल बाहर महसूस नहीं हो सकती थी। दर्द, बहुत तेज दर्द, एक ना बर्दाश्त होने वाला दर्द 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के दिमाग और जिस्म पर हमला कर रहा था। उसके माथे पर नसें फूल गई थी, वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दर्द से जमीन पर लुढ़कने लगा। अगर कोई और गू इमॉर्टल ये देखता तो वो बुरी तरह से चौंक जाता। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को इतना शादीद टॉर्चर सहने पर मजबूर कर दिया कि उसने अपना रैंक 8 का सारा रौब खो दिया था? खान खनक दास से ज्यादा मोती जंजीरें 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के जिस्म से लिपटी हुई थी। उसके चारों हाथ पैर जंजीरों से जुड़े हुए थे जो आसपास की दीवारों में गहरी धंसी हुई थी। ये देखकर क्या 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर असल में कैद था? नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता। मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। ये शादीद दर्द मेरी सारी समझ को निगल जाएगा और मुझे एक पागल बना देगा। रैंक 8 मिरियड ट्रिब्यूलेशन, पहला वाला ही इतना खौफनाक है, मैं अगले दो से कैसे निपटूंगा? लानत है। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की युग में आखिरी बची हुई होश की किरण जद्दोजहद कर रही थी। इस आखिरी होश का इस्तेमाल करते हुए 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने अपना फैसला किया। इमॉर्टल किलर मूव, कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन। उसने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। वो इस मूव से बेहद वाकिफ था। इस क्रूशियल मोमेंट पर, भले ही वो गहरे दर्द में था, एक्टिवेशन फेल नहीं हुआ। इस रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव का ऑरा जबरदस्त था। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का इमॉर्टल बॉडी फूलने लगा। जैसे वो एक गुब्बारा हो, वो बड़ा और बड़ा होता गया। एक कसरती, आधे उम्र के आदमी से वो एक गोल और मोटे मांस के गोले में बदल गया। मोट 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने अपने जिस्म को हिलाया तो उसके अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। स्वूश स्वूश स्वूश। आवाज के साथ ही उसकी गर्दन के साइड में एक मांस का गुठला बन गया। मांस का गुठला बड़ा और बड़ा होता गया, वो गुब्बारे की तरह फूल गया। उसका दर्द और बढ़ गया। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने अपने दांत भींच लिए। उसका चेहरा सूज गया था, उसकी गीह अब दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही उसकी गर्दन पर मांस का गुठला जब एक चेहरे के साइज का हो गया तो वो अपनी हद तक पहुंच गया और फट गया। मांस का गुठला फटा और पीला मवाद बाहर निकला। एक ईयर बीस्ट कूद कर बाहर निकला और जमीन पर आ गिरा। भो भो भो। इस ईयर बीस्ट के जमीन पर आने के बाद उसने भौंकना शुरू कर दिया। ये एक कुत्ते जैसा ईयर बीस्ट था और उसका ऑरा कमजोर नहीं था। ये एक डेसोलेट ईयर बीस्ट था। कुत्ते जैसा ईयर बीस्ट के जमीन पर गिरने के बाद 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को थोड़ी राहत मिली। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पीठ पर एक पहाड़ उठा रखा हो और अब उस पहाड़ से एक पत्थर हटा दिया गया हो। स्वूश स्वूश स्वूश। आगे 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के जिस्म पर और भी मांस के गुठले बनने लगे। पफ पफ पफ। थोड़ी ही देर में ये मांस के गुठले फूल गए और फट गए। मवाद बाहर निकला और ईयर बीस्ट्स पैदा हुए। मुर्गा, बंदर, भेद, खरगोश, हर तरह के ईयर बीस्ट सामने आए। यह ईयर बीस्ट सिर्फ डेसोलेट बीस्ट लेवल के नहीं थे, उनमें कुछ एंशिएंट ईयर बीस्ट्स भी थे। थोड़ी देर बाद सारे ईयर बीस्ट्स इकट्ठे हुए और उन्होंने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर पर हमला कर दिया। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर हैरान नहीं हुआ, उसका चेहरा उल्टा और शांत हो गया। उसका दर्द काफी कम हो गया था, भले ही अभी भी दर्द था, पर अब वो सहने लायक लेवल पर था। दर्जन भर ईयर बीस्ट्स के हमले के खिलाफ 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने नाक से आवाज निकाली और सोचा। खान खनक। अनगिनत मोती जंजीरें आसपास की दीवारों से बिजली की तेजी से निकली। पलक झपकाते ही सारे ईयर बीस्ट्स पकड़े गए और दबा दिए गए, चाहे उन्होंने पलस के अंदर कितनी भी छटपटाहट की। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, आखिरकार थोड़ी सांस ले सकता हूं। उसने अपने सबसे करीब के सांप जैसा ईयर बीस्ट को पकड़ा और अपने मेथड से यूज ऑब्जर्व किया। सांप जैसा ईयर बीस्ट लगातार फुंकार रहा था और अपनी जीभ निकाल रहा था।
वो 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को काटना चाहता था लेकिन बंधा होने की वजह से हिल नहीं पा रहा था। एक पल बाद 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का चेहरा नहीं बदला, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह चूक गया था। मैंने पहले अपने सारे मेथड्स इस्तेमाल किए, लेकिन इस सांप जैसे ये बीस्ट में अब भी मेरे लिए इतनी नफरत है, ये मुझे मारना चाहता है। मेरा कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन रेकलेस सेवेज की असली विरासत के एक इमॉर्टल किलर मूव, सुसाइड ट्रांसफॉर्मेशन, के स्टाइल्स में से एक है। जब भी मैं इसे इस्तेमाल करता हूं, मेरे जिस्म से जीव पैदा होते हैं, चाहे उनकी शक्ल कैसी भी हो। वो मेरे हाथ पैर की तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं, मैं उन्हें आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि वो शुरुआत से ही मेरे जिस्म का हिस्सा हैं। लेकिन ये बीस्ट्स मेरे जिस्म से पैदा हुए हैं, फिर भी मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मेरे सारे मेथड्स बेकार हैं। क्या गजब का मिरियड ट्रिब्यूलेशन है। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। उसने आधे महीने पहले अपने ट्रिब्यूलेशन के बारे में सोचा, उस अब भी उससे डर लग रहा था। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को 3 मिरियड ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ता है। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने अभी अभी पहला पार किया था। अगर रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का छोड़ा हुआ ये इमॉर्टल गू हाउस ना होता, तो मैं पहला मिरियड ट्रिब्यूलेशन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता। भले ही मैं एब्यूज पार कर चुका हूं, मैं अभी भी बुरी तरह जख्मी हूं। मुझे अपने नुकसान को कम करने के लिए कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर कोई और रास्ता ढूंढना चाहता था, लेकिन आधे महीने बाद वो अपनी हद तक पहुंच गया और बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई चारा न होने पर उसने अपने इमोर्टल बॉडी के एक हिस्से को त्यागने के लिए कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और अपने जिस्म के यूएस हिस्से से छुटकारा पा लिया जो बुरी तरह जख्मी था। इस बार यूज एक टाइम पाथ मिरियड ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ा था। उसके ऊपर सारी चोटें टाइम पाथ डाउ मार्क्स की थी। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इन सारे टाइम पाथ डाउ मार्क्स से छुटकारा पा लिया, उन्हें त्याग दिया। इस तरह कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें यह बीस्ट्स में बदल दिया। और क्योंकि वो हेवंस विल से भरे हुए यह बीस्ट्स उसके कंट्रोल में नहीं थे, वो उसके दुश्मन थे। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान महसूस हुआ। कीमत बहुत भारी थी। सिर्फ मिरियड ट्रिब्यूलेशन से उसके इमॉर्टल एपर्चर को हुआ कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हाई नहीं। कटिंग फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन से उसने जो डाउ मार्क्स खोए, उन पर नजर डालने पर उसने न सिर्फ टाइम पाथ डाउ मार्क्स खोए, बल्कि उसने अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स भी खो दिए। डाउ मार्क्स का नुकसान बहुत बड़ा था। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने हिसाब लगाया, इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन के बाद उसके डाउ मार्क्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उसने थोड़ा नुकसान ही उठाया था। इसका मतलब बेहतर होता कि मेन ट्रिब्यूलेशन से गुजरा ही ना होता। ये सोचते हुए तजुर्बेकार 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के दिल में थोड़ी कड़वाहट आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। कोई कुछ नहीं कर सकता था। अतीत में उसने हिम्मत से कल्टिवेट किया था और तेजी से आगे बढ़ा था। अपने मिरियड ट्रिब्यूलेशन का सामना करते हुए उसने यूज हाल तक ताले रखा, जब तक कि वो उस और ताल नहीं सकता था। भले ही उसने मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार कर लिया था, 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की नींव नहीं बढ़ी। वो डाउ मार्क्स के मामले में उल्टा कमजोर हो गया था। मुझसे गलती हुई। 1000 साल पहले इस रेकलेस सेवेज की असली विरासत पर भरोसा करके मैंने सोचा था कि मैं बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ूंगा। अर्थली कैलामिटीज, हेवनली ट्रिब्यूलेशंस, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस, मैंने सब आसानी से पार कर लिए, लेकिन मिरियड ट्रिब्यूलेशन बिल्कुल अलग चीज है। मैंने मिरियड ट्रिब्यूलेशन की ताकत को कम आंक लिया। पिछले कुछ सालों में मैं अनजाने में और ज्यादा घमंडी हो गया था। ये चोट मेरे लिए एक आशीर्वाद और एक अभिशाप दोनों है। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर एक रैंक 8 एक्सपर्ट था, वो जाहिर है एक कमाल का इंसान था। इस भारी नुकसान के बाद उसने अपने अनुभवों को याद किया और खुद पर चिंतन किया। ठीक उसी वक्त पलस के बाहर एक फीमेल इमॉर्टल की आवाज सुनाई दी, स्वामी, कुछ हो गया है। बहन स्वेबो का लाइफ टैबलेट गू टूट गया है, उसकी सोल लैंटर्न गू धीमी पद गई है। वो ट्रांसलोकेशन डेजर्ट गई थी, लेकिन हम में से कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास आपको सूचित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चैप्टर 1399, सेलिंग ईयर बीस्ट्स। क्या 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने यह सुना और गुस्से से आग बबूला हो गया। भले ही उसकी कई बीवियां और रखेलें थी, उनमें से वो अपनी तीसरी रखेल, फेरी स्वेबो, को सबसे ज्यादा प्यार करता था। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में ये कौन नहीं जानता था। फ्लैट जब फेरी स्वेबो मुश्किल में थी, अगर ये जानबूझकर किया गया था, तो यह गू इमॉर्टल मुजरिम सीधे सीधे 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को नीचा दिखा रहे थे। दो पॉसिबिलिटीज थी।
पहली ये कि हमला करने वाले गू इमॉर्टल का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, जैसे किसी रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट का। वो 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर से नहीं डरते थे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वेस्टर्न डेजर्ट ज़ॉम्बी अलायंस की ब्रांच की विरासत इतनी लुभावनी थी, उसकी वैल्यू जबरदस्त थी, लालच ने कत्ल का इरादा पैदा कर दिया और उन्होंने जोश में आकर ये रिस्क ले लिया। मैं इसे दबा लूंगा। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने गहरी सांस ली, फिलहाल अपने गुस्से को काबू में रखते हुए। वो इस हालत में बाहर नहीं जा सकता था। उसके जिस्म पर अभी भी मांस के गुठले उग रहे थे, लगातार ये बीस्ट्स पैदा कर रहे थे। उस खुद को ठीक करने की जरूरत थी। अगर वो अभी चला गया और किसी रैंक 8 से मिल गया तो उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। मेन मिरियड स्टैच्यू डेजर्ट पर कब्जा किए हुए हूं, सब जानते हैं कि मुझे रेकलेस सेविज की असली विरासत मिली है। अगर मेरी कमजोर हालत का पता चला तो हर कोई मुझ पर हमला करना चाहेगा। मुझे अभी शांत रहना होगा, मेन होंगयर को इससे निपटने देता हूं। ये सोचते हुए 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने बाहर मैसेज भेजा, होंगयुन, अभी निकलो, किबो को ढूंढो और उस बचाओ। बाहर खड़ी फीमेल इमॉर्टल ने डरते हुए कहा, स्वामी, मेरी बैटल स्ट्रेंथ कम है, मेरी सुरक्षा तो दूसरी बात है, लेकिन अगर मैं आपका मकसद पूरा नहीं कर पाई तो वो और बुरा होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक रैंक 8 इमॉर्टल गू अपनी विल और इमॉर्टल एसेंस के साथ उधार दूंगा। चिंता मत करो और जाओ। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने कहा और दरवाजे में एक दरार खुली। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू और कुछ इमॉर्टल एसेंस लिए हुए विल का एक गोला बाहर उठ कर आया। फीमेल इमॉर्टल होंगयुन खुश हो गई, उसने 3 बार झुककर प्रणाम किया, ये दासी समझ गई। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने होंगयुन को जाने के लिए कहा और उसके ख्याल वापस अपनी समस्या पर आ गए। भले ही वो फेरी स्वेबो से प्यार करता था, बड़ी चिंता उसकी खुद की थी। इस पैलेस में ये बीस्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने गहरी चिंता से तेवर चढ़ाए। ये बीस्ट्स या तो डेसोलेट बीस्ट्स हैं या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स, लेकिन ये हेवंस विल से भरे हैं और मेरे दुश्मन हैं, मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हें इमॉर्टल मटीरियल्स के लिए मारने से बेहतर है मैं इन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेच दूं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के पास कोई और चारा नहीं था। इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन में उसकी लगभग सारी नींव खत्म कर दी थी। उसका इमॉर्टल एपर्चर अब एक कबाड़खाना बन चुका था और उसका जिस्म भी उसकी बैटल स्ट्रेंथ ट्रिब्यूलेशन से गुजरने से पहले से भी कम हो गई थी। और सबसे गुस्से वाली बात यह थी कि भले ही उसने मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार कर लिया था, उसने डाउ मार्क्स पाने के बजाय खो दिए थे। गू इमॉर्टल कल्टिवेशन सच में दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। भले ही मेरे पास रेकलेस सेवेज की असली विरासत थी, मुझे फिर भी मिरियड ट्रिब्यूलेशन के दौरान इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। कोई हैरानी नहीं कि इंसानियत के लंबे इतिहास में सिर्फ 10 रैंक 9 गू इमॉर्टल्स हुए हैं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने गहरी सांस ली और एक डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट को अपने इमॉर्टल एपर्चर में डाल दिया। इमॉर्टल एपर्चर का इस्तेमाल करके उसने इस ईयर बीस्ट को ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिया। कोई भी चीज जब ट्रेजर येलो हेवन में रखी जाती है तो उससे ट्रेजर लाइट निकलती है। हालांकि 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट असली नहीं था, उसके मांस से बना था और हेवंस विल और टाइम पाथ डाउ मार्क्स से बना था। ट्रेजर येलो हेवन में दाखिल होने के बाद उससे एक बेहद बड़ी ट्रेजर लाइट निकली। इस ट्रेजर लाइट ने कई गू इमॉर्टल्स का ध्यान खींचा। कुछ गू इमॉर्टल विल्स द जबकि दूसरे ट्रांजैक्शन कर रहे गू इमॉर्टल्स के डिवाइन सेंसेस थे। इस ईयर बीस्ट को कैसे बेच रहे हो? जल्द ही गू इमॉर्टल्स उसके पास आए। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर मुस्कुराया और जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। थोड़ी देर बाद उसने यह बीस्ट्स का एक हिस्सा फिर से ट्रेजर येलो हेवन में डाल दिया। यह बीस्ट्स वैसे भी रेयर होते हैं, खासकर जब वो रिवर ऑफ टाइम के अंदर रहते हैं। चाहे 5 रीजन्स हो या 2 हेवंस, वो शायद ही कभी दिखते हैं। रिवर ऑफ टाइम में घुसना ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन में घुसने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ टाइम पाथ रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट्स हाई आजादी से GHUS सकते हैं। अभी 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर इतने सारे ईयर बीस्ट्स बेचना चाहता था और वो मामूली बीस्ट्स नहीं थे, वो सब डेसोलेट बीस्ट्स या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स। द ट्रेजर येलो हेवन में हंगामा मच गया। कोई गू इमॉर्टल अचानक से बड़ी संख्या में ईयर बीस्ट्स बेच रहा है, चलो देखते हैं। इन ईयर बीस्ट्स की क्वालिटी इतनी हाई है, यह हैरान करने वाली बात है। सोचना भी मुश्किल है कि किसी ने इतने सारे ईयर बीस्ट्स पाले हैं। ये शख्स जरूर कोई टाइम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट होगा। गू इमॉर्टल्स ने आपस में बात की और अंदाजा लगाया। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर काफी संतुष्ट था
उसने इतना हंगामा खड़ा किया और उस फैलते हुए देखा, जल्द ही और भी ज्यादा गू इमॉर्टल्स इस पर ध्यान देंगे। यह बीस्ट एकदम पूरे और नेचुरल हैं। मैंने शुरुआत से हाई इन पर कोई इंस्लेवमेंट मेथड इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोग खुद देख सकते हैं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने समझाया। गू इमॉर्टल्स ने एक नजर डाली और पाया कि यह सच था। उन्होंने तुरंत कीमत पूछी। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने ताल मटोल किया। वो इंतजार कर रहा था। यह बीस्ट असली जंगली जानवर नहीं थे, वो उसके जिस्म का मास्टर मिरियड ट्रिब्यूलेशन की शक्ति से बने थे। इनमें और नेचुरल ईयर बीस्ट्स में फर्क था। नॉर्मल ईयर बीस्ट्स को गुलाम बनाया जा सकता था, लेकिन हेवंस विल से भरे इन ईयर बीस्ट्स को नहीं। अगर कोई कर भी सकता तो यूज एक कमाल का एक्सपर्ट होना पड़ता, जिसके पास असाधारण मेथड्स होते। इसलिए 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को अन सबको कम से कम समय में बेचना था। यह एक लंबा चलने वाला ट्रेड नहीं हो सकता था। जैसे जैसे समय बीतेगा, हर कोई इस समस्या का पता लगा लेगा और उस ऐलान कर देगा, उसके बिजनेस को भारी नुकसान होगा। उम्मीद है कोई एक खरीदार ऊंची कीमत देगा और ये सारे ईयर बीस्ट्स खरीद लेगा। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर बेहतरीन सिनेरियो के बारे में सोच रहा था। वो इसे अन सुपर फोर्सेस या रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को बेचना चाहता था। ट्रेजर येलो हेवन में 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर द्वारा और भी ईयर बीस्ट्स डाले जा रहे थे। गू इमॉर्टल्स हॉन्फ रहे थे, ये सोचते हुए कि यह एक बहुत बड़ा सौदा था। पिछले 50,000 सालों में ये बेचे गए ईयर बीस्ट्स की एक बेहद बड़ी संख्या थी। ये देखकर कि और लोग आ रहे हैं, 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने ऐलान किया, मुझे झंझट पसंद नहीं, जो कोई ज्यादा खरीदेगा मैं यूज पहले बेचूंगा। कीमत के लिए मैं हर ईयर बीस्ट की ट्रेजर लाइट के हिसाब से बेचूंगा। ये एक निष्पक्ष और ईमानदार सौदा है। जैसे ही उसने ये कहा, अकेले घूमने वाले कल्टिवेटर्स और लोन कल्टिवेटर्स बुरा मान गए। लेकिन कुछ लोग ट्रांजैक्शन और कीमत के बारे में पूछने के लिए आगे आए। वो या तो रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट्स या सुपर फोर्सेस के प्रतिनिधि। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर इन लोगों से अकेले में बातचीत कर रहा था। उसका दिमाग शांत हो गया था। इस बिक्री की रफ्तार से सारे ईयर बीस्ट्स बेचने के बाद वो काफी कमा लेगा। हो सकता है वो अपने नुकसान की भरपाई भी कर ले। फंग जिउगे आसमान में उड़ रहा था। आसमान साफ था और कहीं कोई बादल नहीं था। नीचे देखने पर उसने देखा कि रेत के टीले इधर उधर हिल रहे थे, धीरे धीरे बह रहे थे। जिस चीज ने फंग जिउगे को आराम दिया वो ये था कि यह रेगिस्तान बेजान नहीं था, इसमें वनस्पति थी। कुछ कैक्टस पॉइंटर्स दी, कुछ एरो श्रब्स दी और कुछ व्हाइट टीथ फ्लावर्स दी, जो रेगिस्तान में कुछ जिंदगी ला रहे थे। ये सब वेस्टर्न डेजर्ट की आम वनस्पति थी। कैक्टस पॉइंटर बिल्कुल एक कैक्टस जैसा था, इस पर सुई जैसी पत्तियां थी। कैक्टस पॉइंटर का आकार इंसानी हाथ जैसा था, कुछ मुट्ठी बैंड किए हुए तो कुछ अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा कर रहे थे, कुछ अपनी छोटी उंगली मोड़ हुए या अपनी बीच की उंगली उठाए हुए वो हर दिशा में इशारा कर रहे थे। एरो श्रब्स वेस्टर्न डेजर्ट की सबसे आम झाड़ी थी। उनकी लंबी और मोटी शाखाएं थी। वो लगभग 10 फीट ऊंची थी, जबकि कुछ 30 फीट तक पहुंच सकती थी, घरों से भी ऊंची। एरो श्रब्स के नीचे कुछ रेत के कीड़े और यहां तक कि जंगली गू भी। जहां तक व्हाइट टीथ फ्लावर्स की बात है, वो एक चेहरे के साइज के सूरजमुखी जैसे थे, सूरज की रोशनी लेने के लिए सूरज को देखते हुए। फूलों के चारों तरफ नारंगी पीले पंखुड़ियां थी और फूल के बीच में सफेद दांतों की कतारें थी, जो एक साथ घनी तरह से सजी हुई थी। सूरज की रोशनी में वो दूधिया चमक से चमक रहे थे। यह वेस्टर्न डेजर्ट का खास नजारा था। फंग जिउगे ने इसका खूब आनंद लिया। उसका मुख्य ध्यान आगे था। मैं करीब हूं, फैंग युआन और बाकी लोग आसपास ही हैं। फंग जिउगे नीचे उतरने लगा। जल्द ही वो नीचे गया और गर्म रेगिस्तान की सतह पर उतर गया। वो तेजी से नीचे उड़ा, लेकिन शुरू से आखिर तक कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बिल्कुल भी हवा नहीं बनी। फंग जिउगे ने चारों तरफ देखा। उसकी इन में एक तेज रोशनी चमकी। उस कुछ पता चला था। यहां एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। इस इल्यूजन फॉर्मेशन को नाश्त नहीं किया जा सकता था, भले ही ये एक मॉर्टल फॉर्मेशन था। इसे नाश्त करने से उन्हें अलर्ट मिल जाता। फंग जिउगे ने सोचा। उसने पाया कि इस इल्यूजन फॉर्मेशन ने अंदर और बाहर की हवा को अलग नहीं किया था। हवा का एक झोंका आया। फंग जिउगे ने अपना हाथ बढ़ाया और उस भींच लिया। उसने सच में हवा को अपने हाथ से पकड़ लिया। आगे एक इमॉर्टल किलर मूव उसके हाथ में चुपके से एक्टिवेट हो गया और अब पूरी तरह से छिपा हुआ था। आखिर में फंग जिउगे ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में पकड़ी हवा को अपनी छाती की तरफ रख दिया। वुश वुश वुश। आगे
हवा उसके पूरे जिस्म के चारों तरफ घूमने लगी। ये पहले की नेचुरल हवा से बिल्कुल अलग नहीं थी। इस हवा के जोर से वो तेजी से आगे बढ़ा और इल्यूजन फॉर्मेशन को पार कर गया, गू फॉर्मेशन के कोर तक पहुंच गया। उसका नजारा बदल गया। एक बड़े रेत के भंवर ने फंग जिउगे की निगाह पर कब्जा कर लिया। उसके कानों के आसपास जोर जोर से गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फंग जिउगे को लगा जैसे वो एक झरने के बीच में है। उठता हुआ धुआं झरने की भाप जैसा लग रहा था। पूरा रेत का भंवर बहुत बड़ा और शानदार था। फंग जिउगे ने चारों तरफ देखा, यूज फैंग युआन और बाकी लोग नहीं दिखे। उसने अपनी नजर रेत के भंवर के बीच में डाली। वहां एक गहरा काला छेद था। जांच करने के बाद फंग जिउगे ने हिचकिचाया नहीं, उसने छेद में छलांग लगा दी। छेद घूमती हुई रेत से बना था। फंग जिउगे अकेले नीचे उड़ता गया। सुरंग एक आदमी के लिए काफी बड़ी थी। रेत के छेद में गहराई तक जाने के बाद फंग जिउगे ने जल्द ही खुद को अंधेरे में पाया। फंग जिउगे कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स कम नहीं थे, वो बहुत काम के थे। ये अंधेरा उस रोक नहीं सकता था। टाइम पाथ का ऑरा। फंग जिउगे का दिल उछाल पड़ा। वो जानता था कि वो सही जगह पर है। यह रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी हो सकती है। अगर फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी का पीछा करे तो वो रिवर ऑफ टाइम में घुस सकता है और रेड लोटस की असली विरासत ढूंढ सकता है। चैप्टर 1400। यह बीस्ट आर्मी रेत के भंवर के बीच में गहरी सुरंग ऐसी लग रही थी जैसे जमीन के नीचे अनंत तक जा रही हो। फंग जिउगे जितना नीचे जाता उतना हाई यूज टाइम पाथ का ऑरा घना महसूस होता। अचानक अंधेरे से एक चमकती हुई चिंगारी निकली। अंधेरे में ये रोशनी बहुत ज्यादा आकर्षक थी। ये पीतल के रंग में चमक रही थी। एक जंगली मोटलगू। फंग जिउगे नजदीक गया और एक रैंक 3 डेगू देखा। डेगू एक बच्चे की हथेली के साइज के शेल जैसा दिखता था। ये गोल था और इसके दोनों तरफ 2 पंख थे। पंख हिल रहे थे जब शेल अंधेरे में धीरे धीरे तैर रहा था। यह बीस्ट के मुकाबले डेगू बहुत ज्यादा कॉमन था। ये 5 रीजन्स और 2 हेवंस में कहीं भी मिल सकता था। जिस चीज ने फंग जिउगे का ध्यान खींचा वो ये था कि रिवर ऑफ टाइम में पहले से ही बड़ी संख्या में डेगू, मंथगू और ईयरगू भरे पड़े थे। यहां जंगली डेगू क्या यहां रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी थी जैसा उसने सोचा था? रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदियां एक आमतौर पर देखी जाने वाली लेकिन दुर्लभ कल्टिवेशन रिसोर्स थी। आमतौर पर देखी जाने वाली क्योंकि हर गू इमॉर्टल के इमॉर्टल एपर्चर में रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी होती है। यह इमॉर्टल एपर्चर की दुनिया में समय को बहने देती है। लेकिन दुर्लभ क्योंकि 5 रीजन्स और 2 हेवंस के अंदर रिवर ऑफ टाइम की कुछ ही सहायक नदियां थी। फिर भी उनका पैमाना इमॉर्टल एपर्चर्स के अंदर वालों से बहुत बड़ा था। जब वो दिखती थी तो सुपर फोर्सेस उनके लिए बड़ी ताकत से लड़ती थी। अगर अकेले इमॉर्टल्स उन्हें ढूंढ लेते तो वो उन्हें छिपाने की कोशिश करते और उनका इस्तेमाल खुद एक किस्मत बनाने के लिए करते। टाइम पाथ गू वॉर्म्स की जरूरत ना सिर्फ टाइम पाथ गू मास्टर्स या गू इमॉर्टल्स को होती थी, बल्कि उनका गू रिफाइनमेंट में भी बहुत इस्तेमाल होता था। जैसे कि डेगू इस रैंक 3 डेगू में 3 दिन का समय होता है। अगर किसी के पास ये आवश्यक रिफाइनमेंट पाथ मेथड हो तो इस रैंक 3 डेगू को खर्च करके वो गू रिफाइनमेंट के लिए जरूरी समय को 3 दिन कम कर सकते हैं। डेगू, मंथगू और ईयरगू का इस्तेमाल करके उम्र बढ़ाने के टाइम पाथ लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड्स भी थे। ऑफ कोर्स इन मेथड्स में खामियां थी और ये इंसान के जिस्म पर टाइम पाथ डाउ मार्क्स छोड़ देते थे। जब ये डाउ मार्क्स जमा हो जाते तो वो भविष्य में लाइफ स्पैन गू का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल था। अगर किसी के पास कोई ना हो और उनकी उम्र खत्म होने वाली हो तो क्या वो इन मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे? अगर यहां रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी है तो शैडो सेक्ट ने इसे जरूर ढूंढ लिया होगा और यहां चुपके से छिपा दिया होगा। फंग जिउगे और गहराई में जाता रहा। जल्द ही उसने और भी ज्यादा जंगली टाइम पाथ गू वॉर्म्स देखे। डेगू, मंथगू, ईयरगू और भी बहुत कुछ। फंग जिउगे के सामने रोशनी की एक सफेद लहर दिखाई दी। ये लहर एक बिस्तर के साइज की थी। ये झील की सतह पर उठती लहरों जैसी थी, बिल्कुल शांत। फंग जिउगे ने सावधानी से अपनी रफ्तार धीमी कर ली। ये एक रिपल ऑफ टाइम था, एक खास घटना, जैसे रेगिस्तान में हवा, पहाड़ों में कोहरा और आसमान से बारिश। रिपल्स ऑफ टाइम भी एक नेचुरल फिनोमिनन थे। कोई भी जीव जो रिपल ऑफ टाइम में घुसता उस पर असर पड़ता। उनका समय तेजी से गुजरने लगता, वो ज्यादा तेजी से बूढ़े हो जाते। वो धीमे भी हो सकते थे। उनके नजरिए से दुनिया तेजी से चलती हुई लगती, लेकिन चाहे तेजी से हो या धीमे, उनकी उम्र कम हो जाती। फंग जिउगे ने इसे टेस्ट करने की हिम्मत नहीं की।
उसने अपनी रफ्तार धीमी की और उसके चारों तरफ से घूमकर निकल गया। रिपल ऑफ टाइम से निकलने के बाद फंग जियोगे ने एक सांस छोड़ी। वो अब और भी ज्यादा सुरे था कि यहाँ रिवर ऑफ टाइम की एक सहायक नदी है। हेवनली कोर्ट के गु इमोर्टल्स ने यूज पहले ही बता दिया था कि रेड लोटस की असली विरासत स्टोन लोटस आइलैंड्स में छिपी हुई है। अगर फैंग युआन यूज पाना चाहता है तो यूज रिवर ऑफ टाइम में घुसना होगा, और रिवर ऑफ टाइम में घुसने का सबसे अच्छा तरीका रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी ढूंढना था। रिवर ऑफ टाइम की यह सहायक नदी एक प्रवेश द्वार जैसी थी। इसे घुसने के लिए काफी बड़ा होना चाहिए था। गु इमोर्टल के इमोर्टल एपर्चर में रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी इतनी बड़ी नहीं थी। सिर्फ 5 रीजन्स और 2 हेवंस में रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी में समय की रफ्तार लगभग रिवर ऑफ टाइम जितनी ही होती है। ये गु इमोर्टल्स को अंदर जाने दे सकती है। फंग जियोगे के सामने और भी ज्यादा रिपल्स ऑफ टाइम दिखने लगे। वो जितना गहरा जाता, सुरंग उतनी ही बड़ी होती जाती। पहले सिर्फ कुछ टाइम पाथ मॉर्टल गुद, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती गई। जब वो सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा तो वहां कम से कम 100 गु वॉर्म्स के झुंड थे। टाइम पाथ का औरा घना होता जा रहा था। फंग जियोगे बहते पानी की आवाज भी सुन सकता था। आगे उसकी नजर में उसने एक लंबी लकीर देखी। जैसे हाइफंग जियोगे नजदीक पहुंचा, ये लकीर बड़ी होती गई जब तक कि ये एक नदी की शक्ल में नहीं आ गई। रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी। फंग जियोगे का दिल कांप गया। ये सच में यहां थी। लेकिन फैंग युआन और बाकी लोग कहां हैं? फंग जियोगे ने अभी ये सोचा ही था कि उसके पास के एक रिपल ऑफ टाइम से एक साया निकला, अस पर झपटा मारा। फंग जियोगे तुरंत पीछे हटा जबकि उसकी इल्म में तेज रोशनी चमकी। एक इमोर्टल किलर मूव तुरंत एक्टिवेट हो गया। साउंड पाथ, साइलेंस सरपासेस साउंड। फंग जियोगे साउंड पाथ कल्टिवेट करता था और इस दुनिया की हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 गाने बनाना चाहता था। वो अभी तक 7 गाने बना चुका था। सेपरेशन सॉन्ग उनमें से एक था। लेकिन अपने 7 गानों के अलावा उसके पास और भी साउंड पाथ मेथड्स थे। साउंड पाथ किलर मूव, साइलेंस सरपासेस साउंड उनमें से एक था। फंग जियोगे ने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। वो इससे बेहद वाकिफ था। उसका एक्टिवेशन तुरंत सफल हो गया। उसने अपने घूंसे से वार करना और हथेली से मारना शुरू किया, दूर से ही काले साए पर हमला करते हुए। ये एक किलर मूव था जिसमें उसका घूंसा ड्रम फिस्ट था और उसकी हथेली बेल पाम। यह स्पिरिट अफिनिटी हाउस के 3 साउंड्स ट्रू इनहेरिटेंस का हिस्सा था। 3 साउंड्स ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर ड्रम फिस्ट और बेल पाम के अलावा विसल फिंगर भी था। लेकिन फंग जियोगे ने अभी तक वो नहीं सीखा था। उसने इसकी प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए की थी ताकि लड़ाई में मेथड्स की कुछ खामियों को पूरा कर सके। वो बड़ा साया वाला मॉन्स्टर फंग जियोगे के हमलों से गुर्रा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी गुर्राहट गायब हो गई। फंग जियोगे के ड्रम फिस्ट ने ढोल की आवाजें पैदा की, जबकि उसके बेल पाम ने घंटी की ध्वनि। लेकिन इस वक्त यहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। जल्द ही फंग जियोगे हावी हो गया। उसके हमले और तेज हो गए। जब मॉन्स्टर हमलों से चक्कर खा गया, वो जवाबी हमला नहीं कर पा रहा था। फंग जियोगे ने यह भी देखा कि जिस चीज ने यूएस पर हमला किया था वो एक ईयर बीस्ट था। एक बंदर जैसा ईयर बीस्ट। और यह सिर्फ एक डेसोलेट बीस्ट था। यह एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट नहीं था, वरना इसे इतनी आसानी से नहीं दबाया जा सकता था। फंग जियोगे ने अपनी ऊँग सिकोड़ी। रिवर ऑफ टाइम में ना सिर्फ जंगली टाइम पाथ गु वॉर्म्स थी, बल्कि जंगली जानवर और पौधे भी थे। यह बीस्ट्स 5 रीजन्स में रेयर, लेकिन रिवर ऑफ टाइम में आम थे। लेकिन क्या ये डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट फैंग युआन ने अरेंज किया था, या ये सच में जंगली था? फंग जियोगे इस समस्या पर विचार कर रहा था। इसका जवाब ये तय करेगा कि फैंग युआन ने उसके निशान ढूंढ लिए हैं या नहीं। यह बीस्ट फैंग युआन लड़ाई देखते हुए ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट हुआ। ट्रेजर येलो हेवन में लोग खुलेआम यह बीस्ट्स बेच रहे थे। ये बहुत रेयर था। फैंग युआन बुरी तरह से आकर्षित हुआ। यह बीस्ट्स या तो डेसोलेट बीस्ट्स द या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स, अगर वो उन्हें खरीद कर गुलाम बना ले तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते। उसके 180 स्लेव्स इमॉर्टल किलर मूव को मत भूलो। इस वक्त इन ईयर बीस्ट्स और 180 स्लेव्स किलर मूव का इस्तेमाल करके फैंग युआन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को भी गुलाम बना सकता था। भले ही उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल खो दिया था, अगर यूज इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स मिल जाते तो फैंग युआन को एक और रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ मिल जाती। लेकिन समस्या ये थी कि बेचने वाला बड़े ट्रांजैक्शंस करना चाहता था। फैंग युआन जाहिर है सारे ईयर बीस्ट्स खरीदना चाहता था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास काफी फंड्स नहीं थे। अगर वो ईयर बीस्ट्स खरीदना चाहता
तो यूज पहले खरीदे हुए डेसोलेट बीस्ट ईगल्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट ईगल्स बेचने पड़ते। ऑफ कोर्स फैंग युआन इमॉर्टल गू बेच सकता था, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि उसके पास कोई चारा ना हो। ड्रीम रेल्म की लड़ाई के दौरान फैंग युआन को जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ा था, लेकिन अब ये मौत और जिंदगी का सवाल नहीं था। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर अब अपना फैसला कर रहा था। यूज कई ऑफर्स माइल, लेकिन सिर्फ 3 ने उस प्रभावित किया। एक ने सीधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ऑफर किए, एक बहुत बड़ी संख्या में। सोचना मुश्किल था कि किसी के पास सच में इतने सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स होंगे, यहां तक कि 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर भी चौंक गया था। दूसरे ने हर तरह के बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स ऑफर किए। जिस चीज ने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को प्रभावित किया वो ये था कि उनमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स थे। तीसरा खरीदार भी बहुत ईमानदार था, वो ये बीस्ट्स के बदले ईगल बीस्ट्स देना चाहता था। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर इस समय एक तरह का ईगल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेट कर रहा था। इस खरीदार का ऑफर उसके लिए बिल्कुल आदर्श था। जब 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर हिचकिचा रहा था, तो 3 खरीदारों में से एक ने एक नई ऊंची कीमत पेश की। वो इमॉर्टल गू ऑफर करने को तैयार हैं? 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर हैरान और चकित था। उसने अब और हिचकिचाया नहीं, उसने ट्रांजैक्शन के लिए हाँ कर दी। सारे ये बीस्ट्स एक हाईगू इमॉर्टल को बेच दिए गए। ट्रांजैक्शन जल्दी से खत्म हो गया, चाहे वो खरीदार की गहरी नींव और ऑफर हो या 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का तेजी से लिया गया फैसला, दोनों हाई हैरान करने वाले थे। वेस्टर्न डेजर्ट, चलती रेत की सुरंग के अंदर। चीन चीन चीन। बंदर जैसा यह बीस्ट तेजी से चीखा, लेकिन उसकी चीखें फंग जियोगे के किलर मूव की वजह से गायब हो गई। इस शांत लड़ाई में बंदर जैसा ये बीस्ट फंग जियोगे का मुकाबला नहीं कर सका, उस बेरहमी से मार दिया गया। फंग जियोगे ने जांच की और पाया कि ये बंदर जैसा यर बीस्ट सच में एक जंगली डेसोलेट बीस्ट था। उसने इसे अपनी जीत का सामान माना और अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। पूरी लड़ाई सिर्फ थोड़ी देर चली। फंग जियोगे ने जाहिर है अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। एक डेसोलेट लेवल यर बीस्ट को खत्म करना बहुत आसान था। यूज आराम करने की जरूरत नहीं थी। उसने रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो जितना नजदीक पहुंचा, रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी उतनी ही साफ होती गई। नदी का पानी बह रहा था, लहरें चमक रही थी, नदी इस अंधेरे में चुपचाप बह रही थी। हाओ हाओ। अचानक रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी से कई यर बीस्ट्स उड़कर निकले और फंग जियोगे पर हमला कर दिया। फंग जियोगे थोड़ा चौंक गया। मुझे ढूंढ लिया गया? ठीक अस्पैल, उसने एक इमॉर्टल किलर मूव का ऑरा महसूस किया था। हमला करने वाले यर बीस्ट्स काफी शक्तिशाली थी। वहां 5 डेसोलेट लेवल यर बीस्ट्स और 3 एंशिएंट यर बीस्ट्स थे। फंग जियोगे ने नाक से आवाज निकाली, उसका लड़ाई का जज्बा बढ़ गया। जब उस ढूंढ ही लिया गया था, तो अब उस लड़ाई में खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। बाहर आओ फैंग युआन, फंग जियोगे ने धीरे से पुकारा। लेकिन अगले हाईपैल उसकी एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई। और भी यह बीस्ट रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी से बाहर आ रहे थे। एक पाल में वहां 10 से ज्यादा यह बीस्ट्स थे, और भी ज्यादा हमला कर रहे थे जब वो रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी से बाहर निकल रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या इस रिवर ऑफ टाइम की सहायक नदी के पास यह बीस्ट्स का कोई झुंड है? चैप्टर एंड।